जनरली अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो मैरिज का डिसोल्यूशन 4 तरीके से हो सकता है. ओके, वन इज फ्रॉम द हस्बैंड साइड व्हेन द हस्बैंड वांट्स टू इनिशिएट द तलाक. द सेकंड इज द वाइफ फ्रॉम द वाइफ्स एंड व्हेन शी वांट्स टू एंड द मैरिज. म्यूचुअल कंसेंट एंड जुडिशियल प्रोसेस. ठीक, अब जुडिशियल प्रोसेस, म्यूचुअल कंसेंट और वाइफ वाला टॉपिक डिस्कस करने का नहीं है, क्योंकि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की लेवरेज मिली थी वो किसको मिली थी? हस्बैंड को. दैट द मैन कैन से तलाक तलाक तलाक. वाइफ के पास तो वो ऑप्शन नहीं था इसमें भी. ओनली द मैन वुड प्रोनाउंस तलाक 3 टाइम्स और तलाक हो जाएगा. ठीक, अब क्या ये इस्लामिक प्रैक्टिस है? हाँ, ये हमको समझने की जरूरत थी. तो अब इसको देखते हैं. तलाक, अगेन डिवोर्स विच इज अ प्रोविजन गिवन टू एवरीबडी इन एवरी रिलीजन. तो इसको बोला जाता है तलाक सुन्नत. ओके, डोंट ट्रबल योरसेल्फ विद द टर्म्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू. यू शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मोटिव क्या है. So when we say तलाक सुन्नत, it is a traditional method. ठीक है, जो सदियों से चला आ रहा है, जो मेंशन्ड है स्क्रिप्चर्स में. और उसमें क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स, ध्यान से समझना. फर्स्ट इज तलाक अहसन एंड द अदर इज तलाक हसन. तलाक अहसन में क्या होता है? सपोज हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम बोला तलाक, एक बार द हस्बैंड एक बार बोलेगा तलाक, एंड द मोमेंट ही सेज तलाक, उसके बाद for 3 months the husband and wife will enter into a period of 3 months which is called iddat period. And for 90 days, that is 3 months, the two will observe. और हो सकता है उन 3 महीने में उनके बीच में सुलह हो जाए. there is some arbitration, some reconciliation between the husband and wife, and if that happens the marriage is absolutely fine, तब तलाक नहीं होगा. बट इन केस नो रिकंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन इज टेकिंग प्लेस, देन आफ्टर 3 months द हस्बैंड वुड से तलाक एंड द मैरिज विल बी डिसॉल्व. ओके, तो इस मेथड को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को एक सफिशिएंट टाइम मिल रहा है कि एटलीस्ट वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं अपने डिसीजन को. ठीक, सिमिलरली जो दूसरा है तलाक हसन, इसमें भी हस्बैंड और वाइफ को 90 डेज का पीरियड मिलता है फॉर रिकंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन. लेकिन डिफरेंस ये है कि तलाक हसन में पहले हस्बैंड विल प्रोनाउंस द तलाक इन द फर्स्ट मंथ, then he will pronounce it in the second month, and then in the third month. So throughout the 90 days, if at any stage, no matter if he has said it 2 times or 1 time, if at any stage सुलह हो जाती है दोनों के बीच में, the marriage is preserved and there is no divorce. So this talaq sunnat, which has both Hasan and Hasan, is quite acceptable method, and it was a very traditional way of going along with the process of talaq, because the husband and wife are given some time to ponder upon the decision that they are going to make, right? अब with the time क्या हुआ, ये मेथड थोड़ा एक्सप्लॉइट हो गया, और ये टाइम पीरियड जो 3 महीने का था ना, वो घटते 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 बस 3 सेकंड का रह गया. कैसा? उसको बना दिया तलाक बिद्दत, which has happened only. Yes, I am coming to तलाक बिद्दत. It is the current method जिसको आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बुलाते हो, उसका नाम है तलाक बिद्दत, जिसमें क्या है? If the husband pronounces talaq in one go 3 times, at any time if he says it 3 times, और इतना एक्सप्लॉइट हुआ कि इवन थ्रू व्हाट्सएप इफ ही इज सेइंग तलाक तलाक तलाक, तो उसी मोमेंट पे द मैरिज विल बी डिसॉल्व. इट हैज हैपेंड ओवर अ टाइम पीरियड, एक्सप्लॉइटेड ओवर द टाइम पीरियड. अब इसको लेके क्वेश्चंस उठे कि ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस है or is merely an interpretation of the Maulvis over the time period. Because you अब खुद सोचो, जब हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, तो who is at loss? ये राइट तो वाइफ को मिल भी नहीं रहा कि वो भी 3 बार बोलेगी तो तलाक हो जाएगा. ओनली किसको मिल रहा है? थ्रू, पढ़ा है ना पहली स्लाइड में, ओनली थ्रू दी हस्बैंड साइड.
So this practice was challenged in Supreme Court in the Shaira Banu case. ठीक, शायरा बानो केस जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था, उसमें उन्होंने इन 3 प्रैक्टिसेस को क्या किया, चैलेंज किया। पहली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, दूसरा निकाह हलाला, एंड थर्ड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी तो समझते हो, मोर देन वन मैरिज व्हेन अ हस्बैंड इज अलाउड टू कीप 4 वाइव्स, है ना, हमने पढ़ा था ना यूसीसी में भी, इस्लाम में, एंड द वाइफ इज नॉट अलाउड टू हैव 4 हस्बैंड्स। तो पॉलीगैमी को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, और निकाह हलाला। Do you know what is halala? You are aware of the practice of halala? Okay, so I have got a lot of no's here. Only 2 yes and all are no. So ध्यान से सुनिएगा। निकाह हलाला. Okay, suppose a husband and wife were into a marriage and one fine day they are divorced. Okay, उनका डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हो गया, the two have separated their ways, but after some time the two again want to reconcile. Okay, डिवोर्स हो गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद अब दोनों को फिर से साथ रहना है, they want to marry again. According to halala practice, according to Islamic this practice, now the two cannot marry to each other, and if they want to marry again, the woman, right, the divorced woman, she will first have to marry a third person, someone else, then seek divorce from that person, and then she can come to the previous husband. This practice is called halala. Okay, now all these 3 practices were challenged in the Shaira Banu case. अब देखते हैं क्या हुआ केस का, वेरी इंटरेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो पेटिशनर थी वो थी शायरा बानो, और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट किस किस को बनाया, इन सबको। सी, रिजवान अहमद वाज द हस्बैंड ऑफ शायरा बानो एंड दे वर इनटू अ मैरिज ऑफ 15 years. Second, Ministry of Law and Justice, Union of India, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Minority Affairs, National Commission for Women, and All India Muslim Personal Law Board. Means everybody, all such ministries who will have a bearing, who are associated with the woman or this case of marriage and divorce. Now, जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, there were 5 judges. अब 5 जजेस की जब रूलिंग आएगी तो डिसीजन कैसा होना चाहिए, 3-2 का एटलीस्ट, है ना, तो समझ आएगा मेजॉरिटी डिसीजन क्या है। नाउ जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देयर वाज द पर्टिकुलर प्रैक्टिस वाज चैलेंज अंडर आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी, दैट मेन एंड वुमेन आर नॉट ग्रांटेड इक्वल राइट्स under this practice of instant triple talaq. The other was right to life, article 21, where the constitution promises to give a dignified life, and if such a divorce is happening then the dignity कहाँ है, फिर woman की life की तो कोई dignity नहीं है. So article 21 के अंदर इस practice को challenge किया गया. The other was article 25, where the everybody has a right to follow whichever religion they want to profess, propagate, right, conscience, that was there, it was challenged. तो इन आर्टिकल्स के अंदर इनको चैलेंज किया गया था। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा, कैसे डिसाइड किया। आई एम टेलिंग यू द रूलिंग नाउ। सो सीजेआई जगदीश, इट्स जगदीश नॉट जगदिया, जगदीश केहर एंड जस्टिस अब्दुल नाजीर, इन्होंने, इनका क्या अंडरस्टैंडिंग था, इन्होंने बोला इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ बोर्ड, मतलब ये एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। देखिए, हमने ये टर्म्स को फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से समझा है कि एनीथिंग विच फॉल्स इन द डोमेन ऑफ रिलीजन, तो पार्लियामेंट उसके साथ छेड़खानी, जुडिशरी छेड़खानी नहीं करता है, क्योंकि रिलीजन कैसा भी हो वो प्रोटेक्टेड है, यू हैव अ राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, है ना।
तो हम क्या चेक कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाज चेकिंग व्हाट, कि हमको 2-3 चीजें चेक करनी है। पहली, कि क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, क्योंकि हमने क्या पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एनीथिंग दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नल एंड वॉइड। तो अगर ऐसा है तब भी ये प्रैक्टिस कैंसिल हो जाएगी, इट विल बी कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा, क्या चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये जो प्रैक्टिस है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, इज इट एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। असेंशियल का मतलब क्या ये रिलीजन में ही, ये रिलीजन का पार्ट है, क्या ये रिलीजन बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर रिलीजन बोलता है तो फिर हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि रिलीजन, राइट टू रिलीजन भी सिटीजन का अपना एक फंडामेंटल राइट है। ओके, तो इन दोनों जजेस का क्या कहना था कि ये मुस्लिम लॉ बोर्ड का एक पार्ट है, ये इस्लाम का एक पार्ट है, और क्योंकि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो ये आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेड है, और इसलिए जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। इनका ये सिर्फ था, ठीक है। देन दी अदर 2 जजेस, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये एक आर्बिट्ररी प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस वुमेन के राइट्स को वायलेट करती है, which is violative of the article 14 which grants right to equality। और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, और हमने आर्टिकल 13 में क्या पढ़ा है, एनी राइट whether it is pre-constitutional or it is post-constitutional, the fundamental rights are sacrosanct, it cannot go against। तो इन्होंने बोला ये प्रैक्टिस बंद हो जानी चाहिए। अब 2 ने फेवर में बोल दिया, 2 ने अगेंस्ट में बोल दिया, तो जो 5th है उनका डिसाइडिंग कॉल हो गया कि लेट्स सी वो क्या कहते हैं। तो 5th जज ने बोला दैट दिस प्रैक्टिस इज अन-इस्लामिक। ठीक, अन-इस्लामिक क्यों है, उन्होंने कहा ये अन-इस्लामिक इसलिए है क्योंकि इस्लाम जिस तलाक को या जिस डिवोर्स को अलाउ करता था, जिन 2 तरीकों से, तलाके अहसन एंड तलाके हसन, the both methods gave the husband and the wife a time period, some time period, so that the two can think and ponder very effectively over the decision. So they were given some time for arbitration and reconciliation, मध्य मार्ग निकालने का कुछ उनको रास्ता दिया जाता था, उनको बातचीत करने का मौका दिया जाता था। But when you are following a practice of instant triple talaq, the moment you say talaq talaq talaq, you say it through mail, you say it through WhatsApp or on the face, तो सोचने का, डिसीजन को कंसीडर करने का कोई टाइम ही नहीं है। सो बिकॉज इट लैक्स आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन, सो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनइस्लामिक। दिस इज व्हाट द 5th। अब डिसीजन क्या हो गया, 3-2। therefore you know that the instant triple talaq is now what, an offense, क्योंकि उसको गलत बताने के बावजूद भी cases were seen across the country। So now you have what, you have the proper punishment for it, and it was presented in the parliament as Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019, which has now become an act, and you have a proper punishment for it।